अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों ने मुझे कमेंट में बिल्कुल नहीं बताया कि आप लोगों ने साउंड्स वग़ैरह सुनी हैं। कुछ वीडियोज़ में मैंने साउंड इफ़ेक्ट डाले थे। आप लोगों को वो अच्छे लगे या नहीं लगे, तो मुझे उसके लिए ज़रूर बताइएगा क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और वीडियो मेकिंग में भी टाइम लग जाता है। तो आपकी इसके बारे में राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, नावल स्टार्ट करते हैं, जुदाई मौत होती है। सोनी मिर्ज़ा की कलम से माख़ूज़ किस्त नंबर 5। नावल शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफ़िकेशंस मिलते रहें और दूसरा इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मज़ीद इसकी वीडियोज़ जो हैं काफ़ी प्लेलिस्ट लंबी सारी जो है वो इसको आप लोगों को मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाकी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अब तक आप लोगों को ये नावल कैसा लग रहा है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। ज़वाहिर शावर लेने के बाद अपना स्लीपिंग सूट पहनकर बेड पर टेक लगाकर बैठ गया। साथ मौजूद टेबल से मोबाइल उठाया तो अचानक हूर का ख़्याल उसके ज़हन से गुज़रा। उसे वो लम्हा याद आने लगा जब वो भीखे वजूद के साथ इसके पहलू में छुपी हुई थी। फिर अचानक उसने ख़्याल को झटक दिया मगर बार-बार दिमाग की सोचें हूर पर जाकर ही अटक जाती। यार क्या मसला है? मैं क्यों इस बेवकूफ़ और बदतमीज़ लड़की के बारे में इतना सोच रहा हूँ? वो चिढ़कर खुद से ही सवाल करने लगा। फिर न जाने अचानक से उसे कौन-सा झटका लगा और दिल ने फिर से हूर को देखने की ख्वाहिश अरूज तक पहुँचा दी। उसने फ़ौरन अपना स्कैनर ऑन किया और उसके मोबाइल की गैलरी में जा पहुँचा। वहाँ फिर से इसकी वही खूबसूरत तस्वीर थी। बस चंद मज़ीद तस्वीरों का इज़ाफ़ा हो गया था। उसे खुद भी नहीं मालूम था कि वो क्यों इसकी तस्वीरों को इतने गौर से देख रहा था। आज सुबह के खुले बालों के साथ ली गई इसकी एक सेल्फी जब सामने आई, तो वो उसे ज़ूम करके देखने लगा। दिल ने फिर तेज़ी से धड़कना शुरू कर दिया था। फिर शिद्दत से उसके जज़्बातों ने उसकी चाहत की। काफ़ी देर तक वो हसरत भरी निगाहों से उसकी तस्वीर को देखता रहा। वो इस कदर इसमें मगन हो चुका था कि आज टेकर भी ऑन नहीं किया था। फिर नींद कब उसकी आँखों में आकर टकराई और मोबाइल उसके सीने पर गिर पड़ा, उसे पता ही न चला। वो गहरी नींद में जा चुका था। तकरीबन 12 बजने में 10 मिनट बाकी थे जब इसका फ़ोन रिंगटोन बजाने लगा। उसने आँखें मसलते हुए स्क्रीन की जानिब देखा। ये आशु की कॉल थी। बेसरा सा मुँह बनाया और फ़ोन कान से लगाकर वापस आँखें मूंद कर नींद में ही बड़बड़ाने लगा। हाँ, बोलो आशु, आधी रात को भी तुम्हें चैन नहीं आता? वाह! मुझे दिन रात की ड्यूटी पर लगाकर खुद मज़े से सो रहे हो। हुँ? वो गुस्सा हुई। हाँ तो? सोने दो। गुड नाइट। जी जान, तुम खबर सुनोगी ना तो नींद फुर्र से उड़ जाएगी तुम्हारी भी। कैसी खबर? हूर को नैप हो गई है। अल्फाज सुनते ही उसने पूरी आंखें खोली और करंट लगने की तरह झट से उठ बैठा। देखो आशु, अगर ये मजाक है तो बहुत ही घटिया मजाक है। वह संजीदगी से पेश आया। तुम्हें लगता है कि आधी रात को मैं तुम्हारे साथ मजाक करने के लिए तुम्हें कॉल करूंगी? तो क्या सच में? जी हाँ। वो लफ्ज चबाकर बोली। कहाँ है वो इस वक्त? तुम्हें कुछ पता है क्या? वो शदीद घबरा गया था। हालांकि वो सूरत हाल से लड़ने में मास्टर था, मगर आज किसी ने उसे अपने खोने के डर से रोशनास करवाया था। मुझे क्या मालूम कहाँ है? मैंने बस उसे किडनैप होते देखा है। तो तुमने उसे बचाने की कोशिश नहीं की? वो चीखा। अगर मैं ऐसा करती तो तब भी तुम ही गुस्सा करते मुझ पर कि तुम्हारी वजह से पूरा गैंग हाथ से निकल गया। देखो, मुझे कुछ नहीं पता। अगर हूर को कुछ भी हुआ ना तो मैं एक-एक को देख लूँगा। वो सर फिरे अंदाज में बोला और फ़ौरन कॉल काट दी। उसका रवैया आज अशीन के लिए काफ़ी हैरानकुन था। जवाहिर ने झट से ट्रैकर ऑन किया जो हूर के घर की लोकेशन दे रहा था। वो समझ चुका था कि हूर का मोबाइल भी घर पर ही छूट गया है। शदीद परेशानी के आलम में वो तेज़ी से बेड से नीचे उतरा और बिना कपड़ों तब्दील किए अपने जूतों की भी वही घरेलू चप्पड़ पहनकर बाहर भागा। इंतहाई फुर्ती से वो गाड़ी से उतरकर आशीन और समीर के पास आया। कहाँ लेकर गए हैं इसको? आते ही उसने सवाल दागा था। दोनों ने एक नज़र उसके हुलिये पर डाली और फिर एक दूसरे का चेहरा देखकर जोर से हंसे। जवाहर को मजीद गुस्सा आने लगा। अपने दांत बंद करो। वो फंकारा। इतनी भी क्या जल्दी थी जीजान जो तुमने इस तरह इस हुलिये में उठकर आ गए? कम से कम चेंज तो कर लेते। आशीन अपने पहले वाले अंदाज में खड़ी उससे मुखातिब हुई। स्याह जीन्स के साथ स्याह शर्ट, जैकेट और बालों की ऊंची पोनी। वो काफी अच्छी लग रही थी।
न जाने कितने लोगों को मज़ीद उसने अगवा किया होगा। इन सब की जान खतरे में है और तुम लोगों को गोलियों की पड़ी हुई है। वो फिर से गरजा। अच्छा यार, हम तो मज़ाक कर रहे थे। समीर ने उसे ठंडा करना चाहा। इस वक़्त भी तुम लोगों को मज़ाक सूझ रहा है? लहजे की सख्ती अभी तक बरकरार थी। इन दोनों ने खामोश होना ही बेहतर समझा। तुमने उसे फ़ॉलो करने की कोशिश भी की? क्या आशु? वो अपना मोबाइल घर छोड़ गई है। मैं उसे ट्रैक भी नहीं कर सकता। वो सीधा आशीन की जानिब मुड़ा था। मेरे होते हुए टेंशन क्यों ले रहे हो जीजान? हल्का ले लिया तुमने मुझे। क्या मतलब? मतलब कि मैंने इनकी गाड़ी के साथ एक चिप लगा दी थी, जिससे हम बआसानी इन्हें ट्रैक कर सकते हैं। ओह गॉड! शुक्र है खुदा का। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरकर ठंडा सांस लिया। अब कहो तो चले हम इनके पीछे? हाँ, रास्ते में आते हुए मैंने कमांडर से परमिशन ले ली है। कुछ मज़ीद लोग हमें फ़ॉलो करेंगे। पुलिस भी थोड़ी देर में हमें ट्रैक करते हुए पहुँच जाएगी। हमले के लिए तैयार रहना। ओके। तीनों तेज़ी से चलते हुए गाड़ी में बैठे। समीर इसके साथ वाली फ्रंट सीट पर बैठा था और आशीन पिछली सीट पर लैपटॉप गोद में रखे बैठी इन्हें ट्रैक करके रास्ता बता रही थी। ये इलाका शहर से काफ़ी दूर था और ऊपर से रात का अंधेरा चारों जानब छाया हुआ था। तकरीबन 3:10 पर वो लोकेशन पर मौजूद थे। ये एक अजीबो-गरीब किस्म की सुनसान जगह थी। दूर-दूर तक किसी इंसान तो क्या, किसी परिंदे का भी वजूद नज़र नहीं आ रहा था। उन्होंने गाड़ी कुछ फासले पर ही रखी और गाड़ी में बैठे-बैठे ही इर्द-गिर्द का जायज़ा लेने लगे। फिर अचानक इस इलाके में बने हुए एक छोटे कमरा-नुमा घर से आदमी बाहर आता दिखाई दिया। यार, मुझे लगता है ये यकीनन इसी गैंग का होगा, समीर बोला। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्यों जीजान, हमें अंदर चलकर हमला कर देना चाहिए? आशी ने पूछा। नहीं, हम इस वक़्त सिर्फ़ 3 लोग हैं और हमें नहीं मालूम कि अंदर मज़ीद कितने लोग मौजूद हैं। हो सकता है हम इनकी तादाद के मुकाबले में बहुत कम हों। ज़वाहिर धीरे से बोला। लेकिन फिर हम लोग यहाँ आए ही क्यों हैं? समीर चिड़चिड़ा होकर कहने लगा। तुम्हें क्या किसी ने बताया नहीं समीर कि एजेंट ऑफ़िसर बनने के लिए इंसान के अंदर 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। कौन-सी? उसने हैरानगी से ज़वाहिर का चेहरा देखा। सब्र और सब्र और बहुत ही ज़्यादा सब्र। वो दोनों हँसे। तो तुम्हारे पास कोई प्लान है ज़ीजान? हाँ। क्या? समीर झट से बोला। देखो, मुझे नहीं मालूम कि हूर के अलावा अंदर और कितनी लड़कियाँ अगवा हुई हैं। और जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है तो मेरे हिसाब से वो हर इस लड़की को किडनैप कर रहा है जिसे पहले उसने अपनी मोहब्बत के झांसे में फँसाया हो। और अगर वाक़ई में ऐसा है तो फिर यकीनन इसका अगला टारगेट तुम होगी। इसलिए हमें बिना वक़्त ज़ाया किए तुम्हें इसके हवाले करना होगा। क्या? ज़ीजान, तुम खुद मुझे अपने हाथों से दुश्मनों के हवाले करने का कह रहे हो? वो तिलमिलाई। नहीं आशु, मैं सिर्फ़ इतना कह रहा हूँ कि देखो, तुम अंडरवर्ल्ड की एक बहुत ही बहादुर ऑफ़िसर हो, जिसका मुकाबला हर इंसान नहीं कर सकता। अंदर कितने लोग हैं और अंदर की सूरत-ए-हाल क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए तुम्हें अंदर जाना होगा। शासन को कॉल करो और उसे कहो कि तुम इससे मिलना चाहती हो। फिर यकीनन वो तुम्हें भी अगवा करने की कोशिश करेगा और इस तरह तुम अंदर जाकर सब कुछ हैंडल कर सकती हो। मैं जानता हूँ कि 10-12 लोगों से तो तुम आसानी से निमट सकती हो। उसने तारीफ़ की थी, जो आशीन को आमादा होने पर मजबूर कर गई। ओह भाई! कमाल का आइडिया है। समीर ने उसके बाजू पर थपकी दी। लेकिन मैं तो यहाँ पर हूँ, फिर मैं उसे कॉल करके कहाँ बुलाऊँगी? तुम एक काम करो, यहीं पर रहो, गाड़ी से उतर कर अंदर जाओ। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि मैं उसे बुलाऊँ। फिर वो मुझे अगवा करे और फिर मैं अंदर जाऊँ। वो कशमकश का शिकार होने लगी। हाँ, लेकिन इस सब में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और हमारे पास ज़्यादा वक़्त नहीं है। इसलिए तुम अंदर जाओ और शासन से कहो कि तुम इसका पीछा करते हुए यहाँ पर आए हो। इसे प्यार-मोहब्बत की जो बातें करके तुम इस पर सच्चाई का यकीन दिला सकते हो, तुम्हें करनी होंगी। लेकिन इसे तुम पर ज़रा-सा भी शक नहीं होना चाहिए। जी जान, तुम मुझे अपने अलावा किसी और शख़्स से प्यार-मोहब्बत की बातें करने का कह रहे हो? उसने ताज्जुब से घूरा तो समीर हँसा। पहले भी तो करती रही हो ना, इस शासन के साथ, तो फिर आज क्या मसला है? समीर ने मौका देकर झट से पॉइंट मारा। तुम तो ना अपना मुँह बांध ही रखा करो लूमड़ कहीं के। वो चिल्लाई। अच्छा बस, देखो तुम्हें ये करना ही होगा आशु प्लीज़। बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी का सवाल है और फिर अगर हमने इन्हें अभी से ख़त्म कर दिया, तो हम मज़ीद धमाके से होने वाले लाखों लोगों को बचा सकते हैं। जवाहिर ने समझाने की कोशिश की। हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ अंदर। वो जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरने लगी तो जवाहिर फिर से इससे मुखातिब हुआ। आशु? हुँ। ये एक सीक्रेट चिप है। इसे अपनी शर्ट के गले में फँसा लो और सामने नज़र ना आए। इससे हम अंदर होने वाली सारी बातें यहाँ बैठकर सुन सकेंगे। कोई भी गड़बड़ हो तो तुम ही हमसे बात कर सकोगी। उसने अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में छुपा कर रखी हुई चिप निकाल कर उसे थमाई। वाह यार! ज़बरदस्त!
हर वक़्त रेडी रहते हो। समीर ने तारीफ़ की। और ये अपनी गन भी अगर छुपा सकती हो कहीं, तो छुपा लो वरना यहीं छोड़ दो तो बेहतर है। क्योंकि अगर किसी ने भी तुम्हारी गन देख ली, तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। वो फिर आशिन से कह रहा था, ओके ज़ीजान। उसने अपनी जैकेट के नीचे पैंट में अटकी गन निकालकर उसे थमा दी और गाड़ी से बाहर कदम रखा। अभी वो सिर्फ 2 कदम ही चली थी कि फिर से ज़वाहिर ने धीरे से श्त कहकर उसे बुलाया तो उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। अपना ख्याल रखना आशु। इसकी बात पर वो मुस्कुराकर इस बात में सर हिला गई। पिछला पूरा दिन और पूरी रात सरदार अल्तमश खान उसकी तलाश में मारा-मारा फिरता रहा और बिलाखिर उसने उनकी मौजूदा घर की लोकेशन ढूँढ ही ली। घर का दरवाज़ा खुला था। जब वो अपने 2 गार्ड समेत अंदर दाखिल हुआ, लेकिन अंदर का मंज़र तो कुछ और ही बयान कर रहा था। चारों जानब घर का सामान बिखरा हुआ और मेगन सामने सोफे पर बेहोश पड़ी थी। उसे देखते ही वो झट से उसकी जानिब लपका, मगर उससे होश जब न आया तो पानी की छींटें उसके मुँह पर मारकर उसे झंझोड़ा। उसकी आँखें खोल लीं। अल्तमश का चेहरा देखते ही वो घबराकर फिर से उठ खड़ी हुई। तुम? तुम यहाँ कैसे? और मेरी भांजी कहाँ है? वो हर घर में हर तरफ भागी मगर पूरा घर खाली था। क्या बात है आंटी? आप इतना घबराई हुई क्यों हैं? अल्तमश ने शशरपंच के आलम में पूछा था। तुमने मेरी भांजी को अगवा किया है? बताओ कहाँ है वो? वरना मैं तुम्हारा कत्ल कर दूँगी। तेज़ी से उसकी जानिब बढ़कर उसने अल्तमश का गिरेबान पकड़ा और चीखी। मैं आपकी भांजी को क्यों अगवा करूँगा? मैं तो बस उसे एक नज़र देखने आया था। मगर जब अंदर आया तो आप बेहोश थीं और हूर? आंटी कहाँ है वो? अपना गिरेबान उससे छुड़वाते हुए उल्टा उसने खुद सवाल कर दिया। फिर मेघन ने अपने दिमाग पर ज़ोर दिया तो उसे कुछ याद आने लगा। वो शाज़ वो शाज़ वो शदीद घबराई हुई थी। क्या शाज़ आंटी? उसने प्यार से पूछा। वो शाज़म घर के अंदर आया था अपने कुछ गुंडों समेत। मैं उनसे बचने के लिए चिल्लाई थी तभी किसी ने मेरे सर पर कोई ज़ोरदार चीज़ मारी और मैं बेहोश हो गई। इसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। अल्तमश कहाँ है मेरी भांजी? तुम्हें कुछ पता है? वो तेज़-तेज़ साँस ले रही थी। ये शाज़म कौन है? उसने हैरानगी से पूछा। इसका कॉलेज फ्रेंड है। लेकिन अगर वो इसका दोस्त है तो फिर उसे अगवा क्यों करेगा? वो मुझे शुरू से ही ऐसा लगता है। पता नहीं हूर ने उससे दोस्ती कैसे कर ली। कहाँ रहता है वो? वहीं इस्लामाबाद में ही। लेकिन अगर इसने हूर को अगवा किया तो उसे कभी भी अपने घर तो नहीं लेकर जाएगा। वो यकीनन कहीं और होगी। तो फिर चले पुलिस के पास? वो इसकी बात पर सिर्फ इसका चेहरा देखती ही रह गई। आहिस्ता-आहिस्ता हूर ने अपनी आँखें खोलना शुरू की। हर जानब अंधेरा और वो अंधेरे से डरती थी। सिर्फ एक लालटेन की ज़रा-सी रोशनी कमरे में कमरे में चारों जानब हल्का-सा अंधेरा कम करने में मदद कर रही थी। वो औंधे मुँह फर्श पर लेटी थी। इसके दोनों हाथ पुश्त की जानिब बंधे थे और दोनों पाँव भी रस्सियों में जकड़े हुए थे। उसने उठकर बैठना चाहा, वो अपना रुख सीधा करने में कामयाब हुई। थोड़ी दूर जाकर खुद को घसीटा तो मज़ीद कुछ लड़कियाँ नज़र आईं, जिनमें कुछ तो इसकी तरह बेहोश थीं और कुछ बहुत ज़्यादा नशा मिलने की वजह से कँप-कँपा रही थीं। उसने बोलने के लिए अपने लब खोले मगर महसूस किया कि सामने मौजूद नशेआवर लड़कियाँ बोल नहीं सकती थीं। शायद इनकी ज़ुबान काट दी गई थी। इनकी हालत देखकर बेख्तियार इसकी आँखों से आँसू टपक पड़े। गहरे साँस लेते हुए उसने दरवाज़े की जानिब देखा, जो चर की आवाज़ से खुला और अंधेरे में उसे किसी के चलने की तेज़-तेज़ कदमों की आवाज़ अपनी जानिब आती दिखाई दी। वो सहम कर पीछे की जानिब अपना वजूद घसीटने लगी। फिर अचानक एक शोर बुलंद हुआ और वो कदमों की आवाज़ें उसे खुद से दूर होती दिखाई दी। दरवाज़ा भी बंद हो चुका था। उसने गहरा साँस लिया और दीवार से टेक लगाए। गन नीचे करो। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे बॉस की गर्लफ्रेंड आई है? आशीन को अपने सामने देखकर शाज़िम अपने एक बंदे से मुखातिब हुआ। माफ़ी बॉस। वो सर झुकाकर पीछे हो गया। हाँ, कहो, कैसे आना हुआ? और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? उसने आशीन के करीब होते हुए पूछा। महबूब तक पहुँचने के लिए उसकी मोहब्बत की खुशबू ही काफ़ी होती है। वो भी मज़ीद करीब होकर फ्लर्ट करने लगी। हाँ, हाँ, ज़रा देखूँ तो, कितनी मोहब्बत करती है मुझसे। उसने आशीन के चेहरे पर अपनी उँगली फेरते हुए कहा। यार वो देख, वो तो इंतहाई करीब खड़ा है उसके और कैसे इसके चेहरे पर हाथ फेर रहा है। तुझे जलन नहीं हो रही? उसके साथ वाली सीट पर बैठा समीर यकीनन ज़वाहिर सही कह रहा था। जलन क्यों हो रही? जानता हूँ कि वो बस ड्यूटी निभा रही है। लहजा इंतहाई नरम था। भाई एक बात तो बता। पूछ, तुझे आशीन से मोहब्बत नहीं है क्या? समीर, मेरे ख्याल में हमें मिशन पर फोकस करना चाहिए। बजाय सीधा जवाब देने की उसने बात ही पलट दी। ठीक है, कंधे उचकाते वो बोला। मोहब्बत तो है तुमसे,
बहुत ज़्यादा। आशीन भी एक्टिंग की माहिर थी। वो कहते हैं ना कि शिकार पकड़ने के लिए शिकारी को उसके पीछे जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आया। वो कहकहा लगाकर पीछे हुआ। क्या कहना चाह रहे हो? अभी पता चल जाएगा तुम्हें। चलो इसे भी अंदर डालो। सख्ती से हुक्म सादर करके वो खुद भी अंदर चला गया। आशीन ने बचाव के लिए चीखने चिल्लाने की एक्टिंग शुरू कर दी। दूर गाड़ी में बैठे वो दोनों भी अब पहले से भी ज्यादा एक्टिव हो चुके थे। उसे इसी कमरे में लाया गया जहां हूर और दूसरी लड़कियां बंद थीं। वो फिर खामोशी से सबका जायजा लेते हुए अंदर आ रही थी। हूर और उसकी नजरें जैसे ही दो चार हुई तो हूर ने अपने लब बोलने के लिए खोले ही थे, मगर आशीन ने उसे चुपके से चुप होने का इशारा किया। एक आदमी ने उसे कुर्सी रखकर उस पर पटका और उसके बाजू पीछे करके रस्सी से बांध दिए। वो हूर के बिल्कुल बगल में ही थी। शाज़म नीचे बैठकर हूर के करीब हुआ। कैसी हो बेबी? उम्मीद है यहाँ पर रहकर तुम बोर नहीं हो रही होगी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस कदर घटिया हो सकते हो। नफरत है मुझे तुमसे और इससे भी ज्यादा मुझे खुद से नफरत महसूस हो रही है कि मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुमसे दोस्ती की और तुम पर भरोसा किया। वो चबा चबा कर बोलती उसे मजीद गुस्सा दिला रही थी। वो फिर और करीब हुआ, इसके दोनों गाल अपने हाथ में लेकर दबा दिए। इसके लब गोलाई में निकल आए। गलत कहा तुमने। मैं सिर्फ बुरा नहीं हूँ, सिर्फ घटिया नहीं हूँ, बहुत बल्कि बहुत ही ज्यादा बुरा और बहुत ही ज्यादा घटिया हूँ। अभी तुम मेरा मजीद घटियापन देखोगी। तुम्हें पता है, ये जो तुम्हारे अलावा पहले से लड़कियां यहाँ पर मौजूद हैं, मैंने इनके साथ क्या किया? हाँ, जानती हो? रेप किया मैंने इनका और फिर इनकी जबान काट दी। और तुम्हें पता है, अब तुम्हारे साथ भी यही होगा। पहले मैं तुम्हारे हुस्न का जलवा देखूंगा और फिर तुम्हारी गुर्बत से पूरे लुत्फानंदोज होने के बाद तुम्हारी जबान नहीं काटूंगा। यू नो व्हाई? क्योंकि तुम किसी दौर में मेरी दोस्त रह चुकी हो और इसी दोस्ती का मैं थोड़ा बहुत भरम तो रख ही सकता हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती के मामले में मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। वो शदीद हैवानी लहजे में बोला और उसकी शर्ट को गले से पकड़कर जोर से खींचा। हूर ने एक जोरदार चीख बुलंद की और फूट-फूट कर रोने लगी। ओह! मैंने तो गौर ही नहीं किया कि तुम्हारी शर्ट तो बटन वाली है ही नहीं, जो झटका दूँगा और टूट कर गिर जाएँगे। तो तुम्हारी शर्ट तो बनियान स्टफ़ में है, तो फिर क्या किया जाए, हाँ? उसने अपने दांतों के बीच ज़बान घुमाते हुए पूछा। हूर को इसके वजूद से घिन घिन महसूस होना शुरू हो गई। चलो एक काम करते हैं, कैंची लेकर काट देते हैं, हुँ? वो हंसकर बोला तो हूर ने पूरी आंखें खोलकर उसका वहशियाना चेहरा देखा। इसकी आंखों में हवस कूट-कूट कर भरी हुई थी। कितने पैसों के लिए तुम ये सब कर रहे हो? करीब बैठी आशीन की जब बर्दाश्त खत्म हुई तो वो चीखी। मैं किसी से पैसे नहीं देता, मैं खुद बॉस हूँ। दूसरों को पैसे देता हूँ। उसने कहकहा लगाकर कहा। उधर दूसरी जानिब जवाहर और समीर ने सिर पर सिर्फ आशीन और शासन की होने वाली गुफ्तगू को सुना। जब वो इसके पास आकर बोला था, हूर के बारे में इसने जो भी सुन कहा, वो इससे बेखबर था। तुम्हारे अकाउंट में इस वक्त कितने पैसे होंगे शाज़िम? क्यों? तुम क्यों क्यों पूछ रही हो बेबी डॉल? अब वो बिल्कुल इसके सामने हुआ था। जितने तुम्हारे अकाउंट में पैसे हैं, इससे डबल दूंगी। बस, हमें जाने दो। मेरे अकाउंट में तो इस वक्त 8 करोड़ रुपए हैं। बताओ, क्या 16 करोड़ दे सकोगी? वो हकीकतन उसका मजाक उड़ा रहा था। 20 करोड़ दूंगी। छोड़ दो हमें। इसका जवाब सुनकर शाज़िम की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे आशीन की बात एक मजाक लग रही थी। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? वो ऐन अपना चेहरा इसके करीब करके फंकारा। बेवकूफ तो तुम हो। अगर तुमने ये मौका हाथ से गवा दिया तो सोच लो, अभी इसी वक्त 20 करोड़ दूंगी। हूर ने भी उसे हैरानगी से देखा था। वो उठा और फौरन अपना लैपटॉप लेकर उसके सामने आ गया। यकीनन इतने पैसे तुम्हारे अकाउंट में होंगे। अभी इसी वक्त मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो, तभी जाने दूंगा। ठीक है, मगर पहले मेरे हाथ खोलो। उसने आंख से करीब खड़े एक आदमी को उसके हाथ खोलने का इशारा किया। हाथ खुलते ही उसने लैपटॉप पर अपना अकाउंट खोलकर पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर करके ओके पर क्लिक कर दिया। क्या ट्रांसफर हो गए? शाजिम ने पूछा। हाँ, लेकिन बैंक अकाउंट में ये रकम ट्रांसफर होने में तकरीबन 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि रकम काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मुझे ये रकम अभी और इसी वक्त चाहिए। इसके लिए तुम्हें अपना अकाउंट मुझे लॉगिन करके देना होगा, ताकि मैं तुम्हारे अकाउंट से जाकर जल्द से जल्द पैसे रिसीव करने का ऑप्शन ऑन कर सकूँ और फ़ौरन तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएँगे। ठीक है। उसने लैपटॉप अपनी जानिब घुमाया और अपना अकाउंट लॉगिन करके उसके सामने कर दिया। गाड़ी में बैठे जवाहिर ने सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेते हुए याशीन के मोबाइल को लैपटॉप पर हैक किया और शाज़िम के नंबर पर कॉल मिला दी। ये किसका नंबर है? शाज़िम ने हैरानगी से मोबाइल स्क्रीन की जानिब देखा और फ़ोन कॉल से कान से लगाकर एक तरफ हो गया। आशी ने उसी लम्हे जल्द से जल्द अकाउंट में तब्दीली की और फिर ओके पर क्लिक कर दिया।
शाज़िम हेलो हेलो ही करता रह गया मगर दूसरी जानब से कोई जवाब मसूल न हुआ। उसने जैसे ही वापस आशीन की जानिब गर्दन घुमाई तो झट से सवाल दागा। क्या पैसे ट्रांसफर हो गए? हाँ, देख सकते हो। इस वक्त तुम्हारे अकाउंट में 28 करोड़ रुपए हैं। लैपटॉप पर नजर पड़ते ही वो मुस्कुराया। रकम कामयाबी से मुंतकिल देखकर उसने एक जोरदार कहकहा बुलंद किया। तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। तुम्हारा मकसद पूरा हुआ। और अब मुझे और हूर को जाने दो। वो जैसे ही हूर की रस्सी खोलने के लिए आगे बढ़ी तो शाजिम ने उसके सर पर पिस्तौल तान ली। जानती थी कि तुम कुछ ऐसा ही करोगे, इसलिए अलर्ट रही मैं। इसी लम्हे जवाहिर ने समीर को चलने का इशारा किया तो उसने लैपटॉप गाड़ी में ही छोड़ा और दोनों अपनी बंदूकें ताने धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उनके ठिकाने के करीब आते गए। लेकिन रकम तो ट्रांसफर हो चुकी है। उसने एक शैतानी कहकहा बुलंद किया। हाँ, सही कहा। रकम ट्रांसफर हो चुकी है, लेकिन मेरे अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में नहीं, बल्कि तुम्हारे अकाउंट से मेरे अकाउंट में। वो मुस्कुराई तो शाज़िम ने चौंक कर लैपटॉप की जानिब देखा और जिस अकाउंट में रकम ट्रांसफर हुई थी, गौर से उसका अकाउंट नंबर को देखा। ये तो वाकई अशीन का था। सोच लो, अब तुम्हें मेरी जान लेनी है या फिर अपने पैसे वापस चाहिए? आशीन का मुस्कुराता चेहरा देखकर होश सकता रह गई। थोड़ी देर पहले रकम उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवाने पर वो जिस लड़की को सबसे बड़ी बेवकूफ़ समझ रही थी, अब वही उसकी नज़र में सबसे ज़्यादा अक्लमंद थी। उसके चेहरे के उड़े हुए रंग देखकर अब हँसने की बारी अशीन की थी और वो खुलकर हँसी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो इस लड़की को ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दे। शाज़िम ने गुस्से से अपनी पिस्तौल नीचे की और जैसे ही अशीन को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया तो वो नीचे से निकलकर घूम गई और इसकी पिस्तौल वाली बाजू में ही पुश्त की जानिब घुमाकर पिस्तौल उसके हाथ से खींची और सर पर तान दी। इसके गुंडे जो थोड़ी देर पहले आशीन पर अपनी बंदूकों से वार करने वाले थे, अब बस सकता होकर अपने बॉस को उसकी गिरफ्त में देखते रहे। शाज़िम बेबी, अपने चेलों से कह दो कि अपनी बंदूकें नीचे कर लें, वरना मैं इनके बाज की खोपड़ी उड़ा दूंगी। वो हंसकर बोली। शाज़िम ने उन्हें इशारा किया तो सबने अपनी बंदूकें नीचे जमीन पर रख दी। चलो शाबाश, अब तुम में से एक जाए और सब लड़कियों के हाथ खोले। अब उन गुंडों की बास बनकर कमांड करने लगी। सबसे पहले हूर के हाथ खोले गए और फिर धीरे धीरे सबके सब रस्सियों की गिरफ्त से आजाद हो गई। मैं जानता हूँ तुम कोई आम लड़की नहीं हो। कौन हो तुम? शाज़िम ने अपनी पुश्त पर खड़ी आशीन से पूछा था। तुम्हारे लिए इतना जान लेना काफ़ी है कि मैं वाक़ई कोई आम लड़की नहीं हूँ। तुम जैसे बहुत से वहशी दरिंदे थर-थर काँपते हैं मेरे नाम से। अब बताओ मरना पसंद करोगे या फिर कैद होना? शाज़िम को किसी का बाप भी कैद नहीं कर सकता। आशीन को समझ नहीं आई कि वो आखिर अब इतने ज़ोर से कैसे बोल रहा था। तभी अचानक किसी ने पीछे से उसके सर पर वार किया और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। अंधेरे कमरे में चारों जानिब तहलका-सा मच गया। वो लड़कियाँ जो दरवाज़े से भागने की कोशिश कर रही थीं, अब फिर से इन गुंडों की बंदूकें उठाकर इन्हें वापस धकेल दिया। वो राशिन को हिलाकर होश में लाने के लिए झुकी तो शाज़िम ने मज़बूती से उसकी कलाई जकड़कर उसे सामने खड़ा किया। तुम्हें क्या लगता है, तुम इतनी आसानी से मेरी चुंगल से निकल जाओगी? नहीं बेबी, आज तो मैं अपनी ख्वाहिश पूरी करके ही रहूँगा। उसने झटके से हूर को अपने साथ लगा लिया। तभी बाहर गोली चलने की आवाज़ सुनकर शाज़िम ने एक लम्हे के लिए अपना ध्यान उससे उठाया। वो उसकी गिरफ्त से निकलकर पीछे भागी और दीवार पर लगे एक छोटे से शीशे से टकराई, तो वो शीशा टूटकर चिकनाचूर हो गया। शासन ने एक आदमी को बाहर देखने का हुक्म सादर किया और फिर से हवस भरी नजरों से देखता हुआ होर की जाना बढ़ा। उसने झट से अपने पाँव में पड़ा कांच का टुकड़ा उठाकर अपने और शासन के बीच हायल किया। मेरे करीब मत आना, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। वो तेज तेज सांस लेकर कह रही थी और फिर शीशे का टुकड़ा अपनी कलाई पर रख दिया, मगर वो बजाय पीछे होने के उल्टा करीब हो रहा था। मैंने कहा एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना मैं अपनी नब्ज काट लूंगी। उसने चीख कर कहा तो शासन तेजी से आगे बढ़ा और एक ही झटके में उसकी कलाई पकड़कर मरोड़ी। फिर शीशा उसके हाथ से खींचकर दूर फेंकता हुआ उसे अपने सीने से लगा गया। वो मुसलसल इसकी गिरफ्त में अलग होने की कोशिश करने लगी मगर जैसे ही शासन जबरदस्ती दीवार के साथ लगाकर इसकी गर्दन को छूने लगा था तो एक बिजली की तरह तेज गोली हवा को चीरती हुई अपना रास्ता साफ करके सीधा इसके सर में आकर पेवस्त हो गई। गौर ने देखा कि शासन का वजूद बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा था और उसके सर के परखच्चे उड़ा लिए गए थे। उसे कै आने लगी। गौर ने अपने मुंह पर हाथ रखा और उसका जिस्म मुसलसल कांपने लगा। फिर बमुश्किल निगाह उठाकर गोली चलाने वाले शख्स की जानिब देखा। मेजर जवाहिर अली सिकंदर बेखौफ होकर अपने हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा था। वो हैरान थे और शदीद हैरान। फिर वो आशीन को झंझोड़ता दिखाई दिया। पुलिस भी अपना अस्लहा ताने अंदर आते दिखाई दी।
इन्हीं चंद लम्हों में वो ना जाने क्या कुछ हो गया था। धीरे-धीरे इसकी आँखें बंद होने लगीं और वो बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ी। अशिन होश में आ चुकी थी और पूरा गैंग पुलिस की गिरफ्त में था। मिशन कामयाब हो चुका था और फिर सूरज ने अपनी रोशनी दिखाना शुरू की। नानो, माँ हम कमरे के अंदर आई। हाँ, वो मसल्ले पर बैठे फजर की तस्बीहात पढ़ रही थी। छोटे कहाँ हैं? कहीं नजर नहीं आ रहे? क्या वो अपने कमरे में नहीं? नहीं, पूरे घर में देख लिया। जी नानो, मुझे फिक्र हो रही है उसकी। बस फिर अपने किसी ज़रूरी मिशन पर निकल गया होगा हमेशा की तरह। तुम परेशान मत हो, इंशाल्लाह आ जाएगा जल्द ही। नानो आप ही उसे समझाएं। अगर कहीं जाना हो तो कम से कम बताकर तो जा सकता है ना। मुझे टेंशन होती है उसकी। अच्छा तो कॉल कर लो उसे। फ़ोन भी तो नहीं लग रहा उसका। समीर या फिर आशीन बेटी को कॉल कर लो। यकीन इन्हीं के साथ होगा। इन दोनों का नंबर भी बंद आ रहा है नानो। वो परेशानी के आलम में सोफे पर बैठ गई। अच्छा बेटी वो आ जाएगा। तुम फिक्र मत करो। मैं रशीदा से कहकर तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। उन्होंने चाय नमाज समेट कर उसके सर पर बूसा लिया और किचन में चली गई। आहिस्ता से आंखें खोली तो सीधा छत पर नजर पड़ी। वो झट से उठ बैठी और इधर-उधर नजरें घुमाकर देखा। वो हैरान थी कि वो अपने कमरे तक कैसे पहुंची। तभी अचानक किसी के हंसने की आवाजें उसके कानों से टकराई तो वो धीरे-धीरे इन आवाजों का पीछा करके चलती हुई लाउंज तक आई। सामने सोफे पर जवाहर, समीर और आशीन बैठे गप्पे हाँक रहे थे। समीर और आशीन तो बातें करते-करते जोरदार कहकहा लगाते मगर इनकी बातों से लुत्फ़अंदोज़ होता जवाहर हमेशा की तरह बस हल्की सी मुस्कुराहट होंठों पर सजाए हुए था। उसने कभी भी उसे खुलकर या कहकहा लगाकर हँसते हुए नहीं देखा था। शायद वो हमेशा से ही संजीदा मिज़ाज था या शायद कहानी कुछ और थी। बहरहाल जो भी था, वो शशपंज के आलम में उनके सामने आ खड़ी हुई। "अरे हूर, तुम उठ गई? तुम्हें कुछ चाहिए?" आशीन ने उसे देखते ही झट से सवाल कर दिया लेकिन उसकी निगाहें मुसलसल जवाहर पर थीं। "अब तबीयत कैसी है तुम्हारी हूर?" अब समीर ने बारी ली थी। "अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बता दें, मैं भिजवा देता हूँ।" जवाहर ने खामोशी तोड़ी। "मेरी आनी कहाँ है?" वो अजीब नज़रों से सबको देखते हुए बोली। "हमें नहीं मालूम। जब हम यहाँ आए तो वो यहाँ नहीं थी। हो सकता है कि वो पुलिस स्टेशन गई हों तुम्हारे गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाने।" आशी ने कंधे उचकाए कहा तो समीर ने भी इस बात में सर हिलाया। "आप लोग कौन हैं? मैं जानती हूँ कि आप लोग जैसे नज़र आते हैं हकीकत में वैसे नहीं हैं।" इसके सवाल पर तीनों ने नज़रें मिलाई। "बताएँ कौन हैं आप लोग?" वो मुसलसल नागवारी से तीनों को घूर रही थी। फिर अचानक जवाहर खड़ा होकर इसके रूबरू हुआ। "मिस हूर आपको आराम की ज़रूरत है। यू मे टेक रेस्ट।" गोशाया अंदाज़ इंतहाई शीरीं था। "दूर हटें मुझसे। कातिल हैं आप। मेरी आँखों के सामने ही आपने एक इंसान के सर में गोली मारी है। खौफ आ रहा है मुझे आपसे।" वो सहम कर उसे धकेलती हुई पीछे हुई। इसके लफ्ज़ों पर बेयकीनी से वो चंद लम्हों के लिए उसका चेहरा देखता ही रह गया। लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं था, उसने मुख्तसर जवाब दिया था। "वो अच्छा था या बुरा? आपको किसी की भी जान लेने का हक नहीं है। मोहब्बत करती थी मैं उससे और आपको मोहब्बत नहीं हुई, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई छोड़कर चला जाए तो जान निकल जाती है?" उसे अपनी गोली चलाने पर आज पहली बार अफ़सोस हुआ था। कैसे इस नाज़ुक लड़की को बताता कि इसने तो इन्हीं सहरज़दा आँखों से मोहब्बत की है। वो कितनी मासूम थी, ना जो एक दरिंदे के लिए आंसू बहा रही थी। "तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें लगता है कि उसे ज़िंदा रहना चाहिए था? तुम जानती भी हो वो किस किस्म का इंसान था? सैकड़ों लड़कियों का इसने रेप किया था। न जाने कितनी मासूम लड़कियों को बेज़ुबान कर दिया। मज़ीद कुछ दिनों में वो लाहौर में बम धमाके से कितने मासूम लोगों की जान लेने वाला था। सब कुछ अपनी आँखों से देख कर आई हो ना तुम? फिर भी तुम्हें लगता है कि उसे मारकर गलत किया ज़ीजान ने?" आशीन झट सोफ़े से उठकर फंकारी। "मुझे फ़िलहाल किसी के बारे में ना कुछ सोचना है और ना ही सुनना है। आप सब लोग जा सकते हैं यहाँ से।" उसने संजीदगी से कहते हुए दरवाजे की जानिब इशारा किया और खुद तेजी से कदम पटक कर कमरे में चली गई। कमाल है यार, एक तो हमने इस लड़की की जान बचाई और ऊपर से ये हमें ही बातें सुनाकर अपने घर से निकाल रही है। समीर गुस्से से बोला। सवार ने खामोशी से अपने लब भेजकर बाहर की जानिब रुख किया। बाकी दोनों ने भी उसकी पैरवी की।